अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमार और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन अरकान ने इस्तीफे दिए तो उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। मौलाना फजल रहमान 12वें खिलाड़ी हैं। अपोजिशन वाले लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और उनको हिकारत से देखते हैं। सारी कौम जानती है 30 साल से ये मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह इनकी औलादें रहती हैं वैसे शहजादे भी नहीं रहते हैं। इंतखाबात पर करोड़ों रुपए लगाने वाले इनके कहने पर इस्तीफे क्यों देंगे? वज़ीर आज़म ने कहा, तवानाई से मुतालिक उमूर पर कौम से जल्द खिताब करूंगा। बर्रे सगीर में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। सर, ये बताइएगा कि 31 जनवरी को आखिरी डेट है जो आपसे डिमांड किया अपोजिशन ने रिजाइन का, और 31 दिसंबर को उनके अपने कायदीन को रेजिग्नेशन जमा करवाने थे, वो उनकी डेट है। 2-3 दिन रह गए, लेकिन वो इस्तीफों के मामले पर थोड़ा सा सर तजब्जुब का शिकार लग रहे हैं। और अभी हमने देखा कि 27 को पीपल्स पार्टी के जलसे में मौलाना फजल रहमान भी नहीं जा रहे, तो सर इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। जिसने 15-15 करोड़ या 10-10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। यानी वो, और मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? और वो उन सबको पता है, देखिए इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं। तो इनकी करप्शन ये करें, पैसे ये बनाएं। मौलाना फजल रहमान के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आ जाए और ये नहीं पता कि आमदनी किधर है। यानी ये भी मौजज़ा है ना, कोई जादू हुआ होगा या मौलाना फजल रहमान कोई तो एक्सप्लेनेशन देगा ना कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और कोई जरिया माशी नहीं है जिससे पैसा बने। तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने MNAs और MPs की, वो नहीं मानेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितना जोर लगाएंगे इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके जो ख्यालात हैं NRO के बारे में, वो आज भी सुने हमने, पहले भी पूरी कौम आगाह है। आपकी सादी जमात का एक डेलीगेशन जाके जेल में मिला है शहबाज शरीफ साहब से, और कौमी डायलॉग की बात हुई है। उसके बदले में जवाब में फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मरियम कह रही है, हमने आपको उल्टा NRO नहीं देना और हमने कोई डायलॉग नहीं करना। तो ये क्या कहानी क्या चल रही है? लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि लोग इतने उनको हकारत से देखते हैं कि लोग तो बेवकूफ है। पता चल गया ना मीनारे पाकिस्तान में लोग लाहौरी बेवकूफ थे या नहीं थे कि इनकी चोरी बचाने के लिए पब्लिक ने निकलना है। सारी कौम जानती है, 30 साल से जानती है किस तरह ये मुल्क से इन्होंने जो जुल्म किया है। सारे बाहर देखते हैं, इतने अरबों रुपए इनके बच्चे रह रहे हैं। यानी वहां कोई शहजादे भी नहीं रह सकते जिस तरह इनके बच्चे रह रहे हैं। एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। तो सब जानती है कौम। इसलिए मुझे तो इनसे जवाब इनका क्या दूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसने भी आज तक ये समझा ना कि कौम बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि शुरू से ही हम देख रहे हैं कि आप इकोनॉमी पे बहुत फोकस हैं और आए रोज जो आप ट्वीट्स करते हैं जो इशारियों के हवाले से, माशी इशारियों के हवाले से, वो भी हम देखते हैं। लेकिन अब आगे जो है हम IMF की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है? कोई आपने इजाजत दी है? आगे IMF के हवाले से क्या आप राय रखते हैं, क्या प्लान है? देखिए, अभी ये डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं कौम से बात करूंगा। जो बिजली का इशू है, बिजली का इशू क्या है? हमने कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन किए हैं जिसमें महंगी हमारी जो बिजली है वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली है, और जो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं लोगों को बिजली, उसमें और जिसमें बना रहे हैं तकरीबन 3 रुपए का फर्क है। अब अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। उधर फंसे हुए हैं। हम और भी काफी चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें ना बढ़ें और लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हम ये कैसे करें कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए हुए हैं, जो बिजली उसमें बनाई जा रही है, हम यानी अगर हम कीमत नहीं बढ़ाते तो क्या करें? वो कर्जे बढ़ रहे हैं और कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि वो एक मुल्क के ऊपर एक पूरा बोझ बन गया है। तो इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा, बड़ी हमारी अप्रोचेज हैं, हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। IPPs के साथ हमने पूरी नेगोशिएशंस की हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने के लिए, तो अभी लगे हुए हैं, देखें। और अब अहम खबर ये, वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने वाले अपने ही दरवाजे पर एक दूसरे के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने लगे। मौलाना फजल रहमान की जमात धौंस धमकी पर उतर आई। पीपल्स पार्टी को खबरदार कर दिया कि सिंध में हमारे लोगों को तैनात करो, नहीं तो बीबी के मजार पर धरना दिया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी।
इक़्तिदार का नशा या बेसब्री। इमरान खान की हुकूमत जब जाएगी सो जाएगी। फिलहाल जहां ओपोजिशन इत्तेहादी है वहां तो हिस्सा मिले। JUI फे अपनी फरमाइशें पूरी ना होने पर पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाने लगी। हुकूमत गिराने के असल हदफ को भूलकर सिंध में अपने मोहरे बिठाने की फिक्र में लग गई। मौलाना के भाई को कराची में DC सेंट्रल तैनात करना भी फरमाइशी प्रोग्राम की कड़ी थी, मगर अब जियाली सरकार मर्जी के अफसरान तैनात करने को तैयार नहीं। JUI ने भी धमकी दे दी कि मुतालबात पूरे न किए तो बेनजीर भुट्टो के मजार पर धरना दिया जाएगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाराजगी का इजहार करते हुए मकामी रहनुमा से कहा कि भुट्टो मजार पर धरने की धमकी तो बदतरीन मुखालिफिन ने भी ना दी। खबरें गर्म हैं कि मर्जी के तबादले और तकर्रियां न करना ही मौलाना फजलुर रहमान की गड़ी खुदा बख्श जलसे में अदम शिरकत की असल वजह है। संजय साधवानी, समा, कराची। JUI पाकिस्तान के रहनुमा राशिद सुमरो का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का जलसे में शरीक न होना ज़ाती मसरूफियात के बायस है। कल JUI का बड़ा वफ्द गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत करेगा। जिस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये कतन गलत बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का शरीक न होना उनकी ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर है, जो पहले से तयशुदा उनका शेड्यूल था, जिस बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान शिरकत नहीं कर पा रहे। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा वफद कल गड़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचेगा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उनके शहादत के दिन पर खिराज अकीदत पेश करेगा। JUI के मुतालबात और धमकियों से बिलावल भुट्टो नाराज हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना के मुतालबात और मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने फजलुर रहमान से 2 मरतबा राब्ता कर लिया है। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, दूसरी दफा भी राब्ता किया गया है, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान नाराज हुए। जब उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो बिलावल भुट्टो तक वो मैसेज पहुंचाया गया कि मौलाना जलसे में नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी बाकी जो PDM के जमायतें हैं उनके सरबराहान के घर जाकर दावत दी। मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने 2 मरतबा फोन किए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो जमायत उलमा इस्लाम के मकामी क़यादत का रवैया था लारकाना में, उसे नजर रखते हुए मौलाना को दावत देने पर राजी नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो ने कोई भर्ती तकरीब में शिरकत के लिए फोन नहीं किया था। साबिक सदर जरदारी को भी ये जवाब दिया कि मैं मौलाना को फोन नहीं कर रहा, अगर आप चाहते हैं तो आप फोन कर लें। जरदारी ने मौलाना को मनाने के लिए 2 मरतबा कॉल्स की, बातें हुई, उनके मुतालबात पर भी बातचीत हुई, उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम रहे और फैसला ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। PDM की तहरीक में दरार पड़ने लगी है। ये अहम पेशरफ्त है कि मौलाना जलसे में कल नहीं आ रहे। जरदारी ने 2 बार कोशिशें की मनाने की, जिसमें वो नाकाम हुए और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना पर इस हद तक नाराज हैं कि शहीद मोहतरमा की भर्ती के सिलसिले में वो PDM के बाकी जमायतें जो शामिल हैं उनके घर जाकर दावतें दे रहे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने एक फोन करना भी गवारा नहीं समझा। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो करीबी दोस्त हैं, करीबी जराए हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि मौलाना की मकामी क़यादत पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहती है। हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आते और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात भर्ती तकरीब में शिरकत करे ना करे वो उनका मर्जी है, लेकिन हम इनकी ब्लैकमेलिंग में इसी तरह नहीं आएंगे कि भर्ती की तकरीब में शिरकत करें तो हमारे अफसरान लगाए। ये मुतालबा किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। ये बिलावल भुट्टो के जो करीबी जराए हैं उनका ये मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी ने फजलुर रहमान से 2 मरतबा राब्ता किया, लेकिन मौलाना ना माने। सारी तफसीलात से अपडेट करते थे संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। और इसी पेशरफ्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से ही मफादात की सियासत करते आए हैं। ये हर हुकूमत की बस में बैठते हैं, आज इनका बस नहीं चल रहा। पहले मुशर्रफ को ब्लैकमेल किया, आज पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हर हुकूमत की बस में बैठते रहे मौलाना फजलुर रहमान, अब उनका बस नहीं चल रहा तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे अपनी मर्जी की चीजें करवाना चाह रहे हैं। कि सियासत यही है। मौलाना फजलुर रहमान शुरू से इसी तरह करते आए हैं, हर हुकूमत की बस में बैठते रहे, अब इनका बस नहीं चल रहा। अब इमरान खान भी अगर इनको आज कोई ओहदा दे देते हैं तो इनकी सारी तहरीक खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डेस्परेट हैं क्योंकि ये असेंबली में भी नहीं है, सिस्टम में भी नहीं है, तो इसलिए ये अब अपने साथ ही PDM वालों को भी इस किस्म की चीज कर रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें क्यों निकाला? जमीयत उलमा इस्लाम से फारिग किए गए 4 अरकान ने मौलाना के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन ने मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया है। हम ख्याल रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले खुद मुश्किल में। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अपने ही साथी सफारा हो गए। पार्टी से निकाले गए मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन समेत 4 रहनुमाओं ने अगला लायामल तैयार करने के लिए मुशावरती बैठक लगाने का फैसला कर लिया। सीनियर रहनुमा मौलाना शेरानी की क़यादत में हाफिज हुसैन, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क ने मुल्क भर में हम ख्याल रहनुमाओं से राब्ते भी तेज कर दिए। अहम इजलास 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में बुलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों के मुखालिफ रहनुमा भी बड़ी मशावरत के लिए मदऊ। मंगल को बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लायामल का ऐलान भी किया जाएगा। अपोजिशन पाक फौज के खिलाफ वही कुछ बोलती है जो इंडिया बोलता है। अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क के खिलाफ सफारा होने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म की अपोजिशन इत्तेहाद पर गोलाबारी। चकवाल में तकरीब से खिताब में कहा, खुद को जमहूरी कहने वाली अपोजिशन फौज से कहती है कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दो। पहली दफा किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल अपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर हमला किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आजकल जो तनकीद की जा रही है, ये वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था, इन्होंने क्योंकि फ़ौज ने धांधली करवाई इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट। कोई इनसे पूछे ना सबूत दिए, ना किसी फोरम पे गए और पाकिस्तानी फ़ौज को अटैक करना शुरू कर दिया कि उन्होंने एक सिलेक्टेड हुकूमत लेके आए। 30 सालों से इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं। दोनों हुकूमतें 2 दफा करप्शन में गई थी। इनके जो 2 बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो NRO के जलसे कर रही हैं, 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें। ये सब याद रख लें, अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने हुकूमत को धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहती हैं पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे जो अब पीछे हट रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद जिस तारीख का फैसला करेगा इस्तीफे जमा करा देंगे। आर या पार जल्द होगा। मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो PDM में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो PDM में दरार पड़ गई। पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब PDM करेगी। जहां खानदान को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं, तो इससे बहुत चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं। अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते हैं। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज को सिर्फ झूठ बोलना आता है। आम कैदियों को भी हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त होती है। अगर शहबाज शरीफ नहीं मिलना चाहते तो कोई ताकत मुलाकात नहीं करवा सकती। आम से कैदी का भी ये प्रोगेटिव होता है कि उसको हफ्ते में 2 मुलाकातें उसके अजीज़ व उसके जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो मिल सकते हैं। तो ये तो कायदे हस्ब इख्तिलाफ है और इनको तो बड़े अच्छे तरीके से बेटर क्लास पर रखा गया है। तो मुलाकातें भी होती हैं, इनके वकील भी आते हैं, लेकिन झूठ बोलना, फरेब का जमा करना और चीट करना, ये तो आतिशानी है ना आले शरीफ की, खुसूसन बेगम सफदर की। तो फिर उन्होंने ये झूठ बोला कि जनाब फैमिली के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। आपसे कोई मुलाकात करने आए, आप इनकार कर दें, दुनिया की कोई ताकत आपको जना जेल के अंदर मुलाकात नहीं करा सकती। और मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मरियम नवाज का काम पाकिस्तान को तहस नहस करना और लूट मार करना था। वजीर आजम वो कांटे चुन रहे हैं जो साबिक हुक्मरानों ने अवाम की राह में बिछाए। हमारे मुखालफिन की शोरगुल लाओ बका अभी ताज़ा तरीन मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम था पाकिस्तान को तहस नहस करना,
पाकिस्तान को लूट खसूट के अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, और इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का काम है कि वो कंकरियाँ, वो जितने भी आपने इस अवाम के रास्ते में कांटे बखेरे थे उनको चुनना और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए राहें हमवार करना। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपका ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का बयानिया और ज़ात के साथ जुड़ा जो इक़्तिदार का दर्द है वो आप उसमें इसी तरह मुब्तला रहेंगे। और अब आपको बताएंगे कि महंगाई होती कैसे है। मीडिया पर आओ, ज्यादा कीमत बताओ और महंगाई का शोर मचाओ। मुस्लिम लीग नून वाले अंडों की कीमत दिन ब दिन ज्यादा करते जा रहे हैं। पहले राना सनाउल्ला और अब मरियम औरंगजेब ने अंडों की क्या कीमत बताई, इस रिपोर्ट में जानिए। छोटा सा अंडा सियासत में हो रहा है गंदा। मरियम औरंगजेब भी पहले इसी से उतरवाती थी नजर, मगर अब बढ़ाकर इसकी कदर बनाना चाहती हैं बड़ी खबर। अपने एक बयान में अंडे की कीमत 300 रुपए फी दर्जन बताई, मगर लाहौर के शहरी तो किसी और भाव खरीद रहे हैं। 200 रुपए का दर्जन मिल रहा है। 2 से 250 तक मिलते हैं, एक दाना 20 रुपए का मिलता है। अंडे अब 200 से 250 मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्ला ने तो एक अंडे की कीमत अपने दौर की मुर्गी के बराबर कर दी। जो हमारे दौर में मुर्गी की कीमत थी वो इस वक्त एक अंडे की कीमत है। हालांकि नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक भी मुर्गी 15 या 20 रुपए किलो कभी नहीं मिली। और अब आपको ये बताएं कि कोरोना वायरस के बावजूद मुल्की मईशत बहाली की राह पर गामजन है। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र, करंट अकाउंट और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्की मईशत बड़े बहरानों से निकल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 5 माह की मुआशी कारकर्दगी हौसला अफजा करार। महंगाई 12.7% से कम होकर 8.3% पर आ गई। तरसीलात ज़र में 26.9% इजाफा। हजम 11.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया। करंट अकाउंट भी 1.6 अरब डॉलर सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर भी एक साल में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे से 20 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। हुकूमती अखराजात 13.5% इजाफे के साथ 1920 अरब रुपए हो गए, जिससे माली खसारा 35.5% बढ़ गया। हजम 753 अरब रुपए रिकॉर्ड। 5 माह में टैक्स आमदन तो 4% इजाफे से 1688 अरब तक पहुँच गई। मुआशी सरगर्मियां बहाल होने से जुलाई तक अक्टूबर सनती शोबे की कारकर्दगी में 5.5% बेहतरी आई। अक्टूबर में ग्रोथ 6.6% रिकॉर्ड। जुलाई तक नवंबर मुल्की बरामदात 7.1% कमी से 9.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदात का हजम 18.2 अरब डॉलर रहा। यूं तजारती खसारा 8.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची साउथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वाइट क्रोला ग्रुप के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान क्लिफ्टन और डिफेंस के बंगलों में वारदातें करते थे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या बताना है मजीद पुलिस जराए का? देखिए, ये साउथ जोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। वाइट करोला गैंग के जो 4 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान ने ज़ाहिर तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वो 15 से ज़ायद बंगलों के अंदर डकैती की वारदातों में मुलविस है। ये खास तौर पर पोश इलाकों में वारदातें किया करते थे। अपने साथ एक फैमिली रखा करते थे। पहले घर किराए पे लिया करते थे, उसके बाद वहाँ पे फैमिली के साथ जो है ये वारदातें किया करते थे और वारदात के दौरान जो है ये वाइट करोला इस्तेमाल किया करते थे। और खास तौर पर पुलिस का ये बताना है कि ये मुलजिमान वीकेंड्स पे वारदातें किया करते थे और एक एक दिन में 9 और 6 वारदातें भी इन्होंने की हैं। तो पुलिस का कहना है खासी बड़ी कामयाबी है और इनसे मजीद जो है इनके शफात की तवक्को है, जबकि इनके गैंग के जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाहनवाज। और कहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कहीं काम से जान छुड़ाई। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में धमाके का ये वाकया। पुलिस ने फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया, जबकि फैक्ट्री मालिक ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस तहकीकात की बजाय हिरासा कर रही है। वेलकम बैक। हुकूमत मान गई। मोहम्मद अली दुर्रानी एनआरओ मांगने आए थे। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी का दावा, कहते हैं हुकूमत शहबाज शरीफ के कदमों में आ गई है। ये भी कहा कि 2021 में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं।
मैं चाहूँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना तो मैं नहीं मिल सकूँगा, मुझे हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि किसी भी कैदी से मुलाकात का जो इख्तियार है इजाज़त देने का वो हुकूमत वक्त के पास होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया, बल्कि ये अब अयां हो गया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो तशरीफ़ लेके गए शहबाज शरीफ साहब के पास, वो हुकूमत के लिए NRO मांग रहे थे। NRO मांगने गए हैं हुकूमत के बिहाफ पर कि हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को, एक शरीफ आदमी को भेजा और जो कि हुकूमत तो कदमों में उनके आ गई है शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन डायलॉग की जहाँ तक बात है इसका देखें, मैं समझता हूँ वक्त गुजर गया। हुकूमत जो है वो सख्त दबाव में है, वो एक बौखलाई हुई है, इस वक्त घबराहट का शिकार है। तो इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब को NRO लेने के लिए भेजा। हुकूमती वज़रा ने भी आजकल आप देखें तो वो बात करते हैं डायलॉग की, पहले तो वो हमारे साए से भी दूर भागते थे। सेनेट के इलेक्शन जो है इसमें तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के जाने के दिन आ चुके होंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे जनरल इलेक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं इस मुल्क में होते हुए। शहबाज साहब तो कैदी हैं, कैदी की तो कोई मर्जी नहीं होती। दुरानी साहब ने ये कहा है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि जी शहबाज साहब को रिहा होना चाहिए। पेशावर से आपको खबर दें, जहां खवातीन पोलियो वर्कर्स गैर महफूज। खवातीन वर्कर ने पोलियो अफसर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये कह रहा है कि यानी तुम मुझसे अकेले में मिलो, और वो बात मैं मान नहीं रही हूँ कि मैं अकेले में मिलूँ। किस बुनियाद पर मैं मिलूँ? मुझे सिर्फ इतना कहा है कि मैंने आपकी वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियोस मुझे भी नहीं पता कि उस वीडियो में क्या है, गलत है सही है, वो मुझे नहीं पता। वो मैंने अपनी सीनियर को ईमेल किया हुआ है, उनको मैंने रिटर्न में भी दिया हुआ है कि आप इससे पूछें कि इसने ये वीडियो क्यों बनाई है और इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तकरीबन सारी उसी तंग है, कोई भी खुश नहीं है। आप अगर पूछ लें, एक तो आगे कोई इसलिए नहीं आ रहा है कि सबको ये ख़तरा है कि हमारा नाम आ गया तो हम टर्मिनेट हो जाएंगे ना, इस वजह से कोई आगे नहीं आ रहा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। रहम, जो मुतालिका अफसरान हैं, जो मुतालिका इंतज़ामिया है या वजारत है, उस तक ये मामला गया? जी बिल्कुल, जो मुताल्लिका ऑफिसर है यूनियन काउंसिल पोलियो ऑफिसर जो कि हैदराबाद यूनियन काउंसिल का इंचार्ज है, उससे हमने बार बार रब्ता करने की कोशिश की, ताहम उसके मुताबिक मेरे सीनियर उसके हवाले से मौक़िफ़ देंगे। पोलियो हुकाम ने इस वाक़े पर नोटिस लिया है और इस मुताल्लिका वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए भी उन्होंने हिदायत जारी की है। पोलियो हुकाम के मुताबिक इस केस की तमाम तर पहलू से तहक़ीक़ात की जाएगी और कोई भी इसमें मुलविस पाया गया तो उनको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि पोलियो वर्कर में यहाँ पे पोलियो मुहिम में बेशतर ख़वातीन ही काम कर रही हैं और उनके लिए ये इदारा बड़ी उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस किस्म के वाक़यात कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी पोलियो ऑफिसर पर हरासानी का इल्जाम लगाया। खातून के मुताबिक सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे जो दीगर खवातीन है वो भी इस हरासानी के मसले से दरपेश हैं और उनको भी इस हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रहम। और अब जिक्र करेंगे पतौकी सानहे का। जी हाँ, पतौकी में एक माह के दौरान 6 बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हुए हैं। सितम ये बच्चियों के अहले खाना पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो कोई सुनवाई ना की गई, एहतजाज करना पड़ा, इलाका मैदान जंग बन गया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पतौकी के इलाके सराय मुगल में बच्चियों से ज्यादती के वाकयात। मुतासिरा बच्चियों की उम्रें 6 से 12 साल हैं। वालिदैन शिकायत लेकर थाने पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। इसी दौरान अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। शुरू में पुलिस कहती रही कि एक ही वाकया हुआ है और एक ही FIR दर्ज की गई, मगर वालिदैन और शहरियों के एहतजाज के बाद मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा बच्चों के मेडिकल कराए जा रहे हैं। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी भी बना दी गई है, जबकि दरखास्तों पर कार्रवाई न करने वाले SHO थाना सराय मुगल को मुअत्तल कर दिया गया।
और इन्हीं वाकयात पर आरपीओ शेखुपुरा ने दावा किया है कि असल मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम यासीन है। मुल्जिम बाहर से नहीं आया, इसी इलाके का रहने वाला है। पहले एक सुबह प्रोटेस्ट हुआ था कि जी ये मुल्ज़िम नहीं है, वो उस मुल्ज़िम के अलावा एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका है, जो कि असल मुल्ज़िम अभी तक की जो हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, और ज़ाहिर है बाकी तो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा, लेकिन अभी तक की जो प्रिलिमिनरी हमने इन्वेस्टिगेशन की है या करवाई है अपने सुपरविजन में, उसमें ये साबित होता है कि वो बंदा असल बंदा है जिसने ये सारे मामलात में मुलव्वस रहा है। यासीन नाम है जी उस शख्स का, और वो गिरफ़्तार है हमारे पास। हमारा एक जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, मुझे DPO साहब ने बताया है कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक तो उसका कोई एज सच रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है कोई पुराना केस हो जो उस रिकॉर्ड में ना अपडेट हुआ हो, तो वो हम देखेंगे, और फिर मैं खुद भी जो इंक्वायरी इसकी देखूँगा इसके मतलब। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि पत्तोकी में ज़्यादती का शिकार बच्चियों के अहले खाना गम से निढाल हैं। उन्होंने मुल्जिम को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। मजीद उनके क्या जज्बात थे, आपको सुनवाते हैं। मुजरम ना फड़ लिया, साढ़े नाल बड़ा बहुत तामन ना किया। उन्होंने यहो ही है भी वो दोबारा फिर उन्होंने मुँह ना करे तो सजाए मौत हो जाए। बच्चियां स्कूल भी जाना, बाहर अंदर भी जाना, दिहाड़ी मेहनत वाले बंदियां नूं बच हो सकता, तो उन्होंने सजाए मौत चाहते हैं, सजाए मौत हो जाए बस। साढ़े ना वाम किन्नी सी साढ़े भैन भरा इन्होंने एक दिन रात की रखा है, तो दूसरा ये मुजरम साढ़ा असल फड़िया गया है, तो उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए जाने। मुझे वहाँ पे लेकर गया उसने जास्ती की, मैं वहाँ से भाग के आ गई। वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसके लिए जो है ना सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना करे। ये देखे कि नाबालिग बच्ची हैं, ये जितनी भी हैं तकरीबन इनकी उम्र 8 से 10 साल की है, और ये इतना इलाके में खौफ और रास फैला हुआ है। हाँ भी नंदा ना भी 10 साल देगी, 10 साल देगी। दादी नाल गई थी तो उतो उन्होंने फड़ लिया नंदा, तो वो भी नंदा कल फड़िया गया नंदा। सानू ये चाहिए भी सानू वो बंदे नूं गोली मारनी चाहिए। मेरे भाई का ऑपरेशन होया सी ते सानू उत्थे फोन गया, तेरी पोतरी चुक के लै गए ने। दादी दे नाल गई है, असीं जी उत्थों डिगदे टेंदे भज्जे आंदे नूं जनाब ये वाकया हो गया, बड़ा जुल्म हो गया है। इस तो उत्ते और रोना कोने उन्होंने फांसी का हुक्म होवे, उन्होंने गोली मारनी चाहिए। और इसी पर मजीद बात करेंगे। पत्तोकी से मुस्लिम लीग नून के MNA तालिब नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब तालिब साहब ये बताइएगा, इस सारे केस में पुलिस क्यों देर से जागी, क्या वजह लगती है आपको? जब 4 बच्चियों का कल मसला बना है, 5 बच्चियां जी टोटल, एक पहले होगी, बाकी भी होता रहा बीच में। कल अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि एक बच्ची, बेचारी बच्ची, जिसको वो आदमी लेके जा रहा था, उसके किसी ने देख लिया, रिश्तेदार ने देख लिया, उसके किसी हमदर्द ने देख लिया, गांव के रहने वालों ने देख लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो? आप देखें 9 से 10 साल का बच्ची को आप देख लें कि उम्र क्या है उसकी। उसने बच्ची को पकड़ा जल्दी से कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा ये मुझे लेके जा रहा है, इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 1200 रुपया दूँगा। अब देखें वहाँ देहात के रहने वाले, आगे मैं सुन रहा था आपके और भी तबसरे हो रहे थे। अब देहात के रहने वाले बच्चे सादे होते हैं बेचारे, खासकर इस उम्र की बच्ची। उसने शोर मचा दिया, शोर मचाया है कि जी ये तो कोई आदमी ऐसा है जो इस बच्ची को कहीं लेके जा रहा है। इतनी देर में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारे कस्बे के, पुलिस स्टेशन सामने है। लकीली DSP पत्तोकी तशरीफ़ ले आते हैं वहाँ और उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसका नाम है यासीन। ठीक है, तो तालिब साहब आप ये समझते हैं कि ऐसे में पुलिस की इस गफलत में SHO की मौतली ही काफ़ी है? जी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब असल बंदा पकड़ा गया है, उसने सब कुछ मान लिया है और बच्चियों का भी उसके सामने किया गया है कि यही आदमी था, बच्चियाँ भी मान गई हैं। अब बताएं कि हमारा मुआशरा जहाँ शर्म हया होती है हमारी बच्चियों में, बेटियाँ हैं हमारी, और उनके वालिदैन कहीं अभी भी नहीं चाहते कि जी कोई केस रजिस्टर किया जाए। अभी सिर्फ उन्होंने अटेम्प्ट की दफ़ा लगाई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इससे कुछ ज़्यादा हुआ होगा, अल्लाह खैर करे। और ये बहुत गलत वाक़यात हो रहे हैं। अफसोस है
कि पुलिस जितनी हमारी अलर्ट होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन साथ साथ ये नहीं मैं कह रहा, मैं पुलिस की साइड नहीं ले रहा, कुर्बानी का बकरा बना दिया है वहाँ की SHO को। अब SHO का सिर्फ कसूर नहीं था, उसको कुर्बानी का बकरा बना के सस्पेंड कर दिया है। क्या होगा जी, कुछ अरसे के बाद वो फिर बहाल हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, बेहद शुक्रिया तालिब साहब, आप समा से गुफ्तगू कर रहे थे। और दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको ये बताएं कि लाहौर की मेट्रो बस सर्विस को रिवर्स गियर लग गया है। टोकन सिस्टम बंद होने से मेट्रो बस पर्चियों पर चलने लगी है। टिकटिंग का निजाम नई कंपनी को दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फाल नहीं करा सकी और कई मुसाफिर बगैर किराया दिए ही सफर करने लगे हैं। हमारे साथ मोहम्मद कुर्बान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद कुर्बान, ये क्या माजरा है? मेट्रो बस सर्विस तो रिवर्स गियर में लग गई है। जी बिल्कुल, पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की बड़ी नाअहली सामने आई है और मेट्रो बस को रिवर्स गियर लग गया, माजी में चले गई है। पहले यहाँ पर टोकन मशीनें जो होती थी वो चलती थी, उन पर लोग अपना टोकन स्कैन करके सफर करते थे, लेकिन अब जो है वो नई कंपनी को ठेका दिया गया 3 साल के लिए। तो वो जो ट्रांजिट मशीनें जो थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, उनको फाल नहीं कर सकी, मशीनें बंद पड़ी हैं, जिसके बायस लोग टिकटें लेकर, पर्चियां लेकर सफर कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्ड पे पहले सफर करते थे, वो सिर्फ कार्ड दिखाते हैं लेकिन कार्ड स्कैन नहीं किया जा सकता और मुफ्त में वो सफर के, मेट्रो बस के सफर के मजे ले रहे हैं, जिससे कंपनियों को और इदारे को खासा माली नुकसान भी हो रहा है। जब हमारी GM मेट्रो बस से बात हुई तो उनका कहना था कि 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है नई कंपनी को कि वो टोकन स्कैन करने वाली मशीनों को फाल करें और जो लोग मुफ्त सफर कर रहे हैं उनकी भी काउंटिंग हो रही है, उसके बाद उनको जुर्माना किया जाएगा। जी सही, टोकन स्कैनिंग मशीन्स को फाल करने के लिए 31 दिसंबर तक की तारीख दी गई है कंपनी को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कुर्बान। बात कर लेते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं जो तमाम तर सूरत हाल हो रही है, टिकटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, पर्चियों पर चलाया जा रहा है, तो जो मैस ट्रांजिट का जो मंसूबा है उस पर तो कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ऐसे में बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है कि जो टोकन सिस्टम है पूरी दुनिया में ड्यू टू कोविड टोकन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको ख़त्म करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो टिकट्स दी जाएंगी वो फिर बाद में रीयूज़ नहीं होंगी। जो भी जिस पैसेंजर को टिकट मिलेगी, चाहे वो हम मैनुअल बना रहे हैं फिल वक्त या वो मशीन के थ्रू बनेगी, तो फिर उसके बाद वो जो भी पैसेंजर को मिल जाएगी, मिल जाने के बाद वो दोबारा से यूज़ नहीं होगी। के पेश नज़र लोगों की जानों की हिफाजत और लोगों को ये जो मोहलक बीमारी है जो कि पूरी दुनिया का एक ग्लोबल इशू है, उससे महफूज रखने के लिए ये सिर्फ किया गया है। इसमें और कोई किसी किस्म का ठीक है। तो मुसर्रत साहब, आप ये कहना चाह रही हैं कि अज खुद ये इकदाम उठाया गया। बेहद शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रही थी। लाहौर ही की बात करेंगे। लाहौर की फिजा दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे आलूदा हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर के दुनिया के तमाम शहरों से आगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पर आ गया। गुलबर्ग में फिजा की आलूदगी 597 और शिमला पहाड़ी पर 494 है। हवा का रुख मगरिब से मशरिक की तरफ है, इसके बावजूद फ़ज़ा में आलूदगी बरकरार है। पेशगोई की जा रही है कि लाहौर में इतवार को बारिश होगी, जिसके बाद एयर क्वालिटी बेहतर होने की तवक्को है। लाहौर दुनिया में आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इसको तो लाहौर में धुंध दोबारा छानी शुरू हो गया। सुबह को भी धुंध बहुत ज़्यादा थी, मोटरवे बंद रहा, एयर ट्रैफिक बंद रही। आज भी इसको तो सूरत हाल यही है, जो लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद हो चुका है। इसको तो एयरपोर्ट पर 20 मीटर सिर्फ विजिबिलिटी लेवल है, जो कि एविएशन के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इसलिए एयरपोर्ट बंद है। इसका मोटरवे बंद हो चुका है। इसका लाहौर शहर में बहुत बुरी सूरत हाल है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रैफिक स्लो होना शुरू हो गई है और आगे भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर कल बारिश हो जाती है जैसे कि प्रेडिक्शन है तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, नहीं तो ये ठीक है। लाहौर की फिजा दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे आलूदा हो गई। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद लुकमान, आपका शुक्रिया। बैक ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने न्यूजीलैंड में करंटीना को कैद करार दे दिया। कहते हैं 14 दिन की कैद काटना बहुत मुश्किल था। खिलाड़ी एम्बेसडर्स होते हैं, मगर एम्बेसडर्स के साथ जैसा रवैया होना चाहिए था वैसा नहीं था। मैं कैद कहूँ तो वो कम नहीं होगा। जिस तरीके से वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट मिली, जिस तरीके से 14 दिन की ये जो हम लोगों ने वहाँ पे कैद काटी,
वो बहुत ही मुश्किल था। मेंटली फिज़िकली पाकिस्तान टीम या कोई भी टीम जब किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो वो उस मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं। एम्बेसडर्स के साथ जिस तरीके का रवैया होना चाहिए वहाँ पे वैसा नहीं था। हमारे लिए एक अलहदा से एक अगर सेल्फ़ क्वारंटीन हमने करना भी था तो इससे बेहतर अरेंजमेंट हो सकते थे। मुझे लगता है कि कमर्शियल फ़्लाइट की वजह से ही ऐसा इशू आया, अदरवाइज़ कोरोना को कोई जफ्फी डालने का किसी को दिल नहीं करता कि खुद ही वो जफ्फी डाल ले। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से ये हुआ। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्लेयर ने कोई ऐसी गलती की या किसी भी प्लेयर की तरफ से कुछ ऐसा गलत काम हुआ जिसकी वजह से उसको कोरोना लग गया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।